हेलो गाइस, मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंद कमरे में संपीड़ित गैस छोड़ने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कमरा क्या हो जाएगा, संपीड़ित गैस है ना, संपीड़ित गैस। तो उसको छोड़ने पर ना कमरा क्या होगा, ठंडा होगा। क्योंकि संपीड़ित गैस छोड़ने पर उसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा में ना वृद्धि होगी, जो कि वह कमरे की ऊष्मा से ही ना क्या करेगा, प्राप्त करेगा। तो संपीड़ित गैस अगर छोड़ेंगे ना तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कांच, तांबा, सीसा तथा जल में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा अधिक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है। तो केवल टेम्परेचर पर निर्भर करती है। आदर्श गैस मतलब आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल टेम्परेचर पर निर्भर करती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। तो 4.18 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड या 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 4.18 जूल पर ग्राम। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में किसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। तो 0 डिग्री जल की स्थितिज ऊर्जा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ की स्थितिज ऊर्जा से क्या होगी, अधिक होगी। क्योंकि मैंने बताया है कि जल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है। तो समतापी प्रक्रम का उदाहरण है बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना। साइकिल के ट्यूब के अचानक फट जाने से ट्यूब ठंडा क्यों हो जाता है। यह रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है जिसमें वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता। ट्यूब फटने से ना भरी गैस का प्रसार इतनी शीघ्रता से होता है कि प्रसार के समय निकाय द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए ऊर्जा ट्यूब की गैस हवा से ही प्राप्त होती है, अतः ताप क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है और वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान इसमें नहीं हो पाता। और ट्यूब अगर अचानक से फट जाती है, उसमें गैस भरा हुआ है और इतना ही वो फास्ट तरीके से होता है कि प्रसार के समय ना निकाय द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए ऊर्जा ट्यूब की गैस या हवा से ही प्राप्त होता है, अतः टेम्परेचर क्या हो जाता है, उसमें गिर जाता है। द्रव का वाष्प में बदलना तथा जल का बर्फ में जमना किस प्रक्रम का उदाहरण है। तो दोनों ही समदाबी या आइसोबारिक प्रोसेस का उदाहरण है। द्रव का वाष्प में बदलना या जल का बर्फ में जमना दोनों ही समदाबी प्रक्रम के उदाहरण हैं। आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा सर्वप्रथम किस नियम द्वारा दी गई। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा दी गई। आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा दी गई। पदार्थ में आंतरिक ऊर्जा किस रूप में निहित होती है। तो अणुओं की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, आंतरिक घूर्णी ऊर्जा तथा काल्पनिक ऊर्जा। काल्पनिक मतलब कि जो कंपन करता है ना, वो वाला। तो आंतरिक ऊर्जा किस रूप में निहित होती है, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा में, घूर्णी ऊर्जा में तथा कंपनिक ऊर्जा में। आंतरिक स्पिन, वाइब्रेटिंग एनर्जी तथा अणुओं के बीच ना पारस्परिक बलों के कारण स्थितिज ऊर्जा में होता है। किसी गैस के रुद्धोष्म संपीड़न में गैस को बाहर से कोई ऊष्मा नहीं दी जाती, फिर भी गैस का ताप बढ़ जाता है। ऐसा कैसे होता है। ऊष्मागतिकी के ना प्रथम नियम से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये होता है, Q इक्वल टू डेल यू प्लस डब्लू में Q अगर हम जीरो रखने पर, क्योंकि Q इक्वल टू अगर ज़ीरो रख दें तो क्या होगा, डेल यू इज इक्वल टू माइनस डब्लू हो जाएगा। क्योंकि रुद्धोष्म संपीड़न में बाहर से कोई ऊष्मा नहीं प्राप्त होती है, मतलब ऊर्जा इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन फिर भी से डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू, अतः डेल यू इक्वल टू माइनस डब्लू होगा। अतः निकाय पर किए गए कार्य से आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे गैस का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समुद्र तटीय इलाकों, कोस्टल एरिया की जलवायु वर्ष पर्यंत लगभग सम रहती है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा मिट्टी, सॉइल अथवा रेत सैंड की विशिष्ट ऊष्मा से बहुत अधिक 5 गुना होता है। ठीक है, वर्षा मतलब जल का जो विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या होता है, रेत की विशिष्ट ऊष्मा से बहुत अधिक है, 5 गुना अधिक है। ठीक है, तो अतः समुद्र स्थल की अपेक्षा ना देर से गर्म होता है।
देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। रात के समय ना जब पृथ्वी तथा समुद्र का जल विकिरण द्वारा ऊष्मा छोड़ते हैं तो पृथ्वी का ताप तो शीघ्रता से गिर जाता है, परंतु जल का ताप ना बहुत धीरे धीरे गिरता है। इसके विपरीत दिन में क्या होता है, दिन में ना समुद्र से दूर की पृथ्वी का सूर्य का ताप से ऊष्मा लेकर तेजी से बढ़ जाता है, जबकि समुद्र का जल का ताप धीरे धीरे बढ़ता है दिन के टाइम में भी। अतः समुद्र से दूर के स्थानों पर दिन व रात के जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, अंतर पाया जाता है, जबकि समुद्र के पास ना यह अंतर बहुत कम होता है। इसलिए समुद्र के पास वाले स्थानों पर में ना दिन में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने पाती है और ना ही रात में ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। यही सिद्धांत वर्ष भर लागू होता है। अतः समुद्र तटीय क्षेत्रों में तापमान व जलवायु लगभग समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान जाड़ों में अपने पौधों को पाले से बचाने के लिए खेत में जल भर देता है, क्यों? रात को जब ठंड बढ़ती है तो पौधों का ताप भी तेजी से गिरने लगता है, परंतु खेतों में पानी भरा हो तो उस स्थान का जो टेम्परेचर है ना वो धीरे धीरे गिरता है। ठीक है, टेम्परेचर भी क्या होता है, धीरे धीरे गिरता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होता है, तो इसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर जल धीरे धीरे गिरता है। जल कुछ ऊष्मा पौधों व पास की वायु को भी देता रहता है, अतः उनका जो टेम्परेचर है ना, मतलब आसपास के जो पौधों का, उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं गिर पाता। इस प्रकार ना तो पौधों के अंदर का जल जमता है और ना ही उन पर पाला बैठता है। ठीक है, ना ही उनकी पाला बैठता है पौधों में और ना ही उनके अंदर का ना जो पौधे है ना जल जम जाता है, अंदर के पौधों के अंदर का जल नहीं जम पाता। अतः फलतः पौधों की नसें ना फटने से बच जाती है, वो पौधा नष्ट नहीं होता। नेक्स्ट, प्रशीतक की कार्यप्रणाली। अब हम लोग रेफ्रिजरेटर का कार्यप्रणाली देखेंगे, किस तरीके से वो कार्य करता है। फ्रिज या प्रशीतक के कार्य करने का मूल सिद्धांत यह है कि जब किसी द्रव लिक्विड को गैस में बदलते हैं, तो यह ऊष्मा को अवशोषित अब्जॉर्ब करता है, और जब इस गैस को फिर से द्रव में बदलते हैं तो इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, रिलीज होती है। इसमें एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर, और धातु की ना बहुत सारी नली होती है। स्टोरेज टैंक में फ्रियोन गैस भरी होती है। इसके अलावा एक विद्युत मोटर, संघनन, कंडेंसर, प्रसार वाल्व, एक्सपांशन वाल्व और स्वचालित नियंत्रक, ऑटोमेटिक कंट्रोलर और थर्मोस्टेट होता है। जब ना हम फ्रिज चालू करते हैं तो फ्रियोन गैस ना कंप्रेसर से उच्च दाब द्वारा ना संपीड़ित होकर द्रव अवस्था में बदल जाता है। फ्रियोन गैस क्या होता है, कंप्रेसर से उच्च दाब पर ना संपीड़ित होकर द्रव अवस्था में बदल जाता है, क्योंकि फ्रियोन तो गैस है लेकिन द्रव अवस्था में बदल जाता है, और यहाँ से वह एक वाल्व द्वारा ना नलियों में भेजी जाती है, वाल्व के द्वारा नलियों में भेज दी जाती है फ्रियोन गैस। द्रव अवस्था में बदल गया। जहाँ कम दाब प्रेशर होता है और फिर से वहाँ पे प्रेशर कम होगा नली में, इस निम्न दाब पर फ्रियोन गैस उबलने, बॉयल होने लगता है। ठीक है, पहले उसको पानी बनाया गया, द्रव बनाया गया, अब उसको फिर से निम्न दाब पर ना उसको ना उबालने लग गए, मतलब बॉयल होने लगता है, और फिर से गैस अवस्था में वो आ जाता है। ठीक है, उबली और फिर से वो क्या हुई, गैस अवस्था में आ गई फ्रियोन गैस। और वाष्पन, वेपोराइजेशन की इस तीव्र क्रिया में फ्रिज के अंदर की ऊष्मा ना क्या होगी, अवशोषित हो जाएगी, क्योंकि क्या हुआ, बाहर काम हो रहा है तो अंदर में जो ये सब एनर्जी के लिए कहीं ना कहीं से तो ऊष्मा लिया जाएगा ना, तो फ्रिज के अंदर की ऊष्मा को अब्जॉर्व कर लिया गया, जिससे इनकी नलियाँ ना ठंडी हो जाती हैं फ्रिज की। अब इसके बाद फ्रियान गैस को फिर से संपीड़ित किया जाता है और फिर वो पानी बन जाता है, मतलब संपीड़ित कर दिया जाता है, पानी बन जाता है, फिर से इसको उबाला जाता है और वो गैस बनता है। तो ये समय पूरा काम करने के लिए जो एनर्जी लग रहा है वो कहाँ से लग रहा है, फ्रिज के अंदर से लग रहा है। तो फ्रिज क्या होता है, इवेंचुअली धीरे धीरे और थोड़ा ठंडा होते जाता है और ये प्रोसेस चलते रहता है। यही क्रम चलता रहता है जिससे फ्रिज के अंदर का ताप ना कम होता रहता है। एक तापक्रम ऐसा आता है जब स्वचालित ताप नियंत्रक विद्युत संपर्क ना काट देता है, मतलब लगता है उसको कि स्वचालित
है ताप नियंत्रक जो टेम्परेचर को ऑटोमेटिक नियंत्रित करता है कि इतने होना चाहिए। अब वो ना विद्युत संपर्क काट देता है, उसको लगता है इतना ठंडा हो गया जितना ज़रूरी था, तो अब वो संपर्कों को काट देता है और फ्रिज ना बंद हो जाता है। जैसे ही ताप बढ़कर फिर से एक निश्चित डिग्री पर पहुंचता है ना, मतलब जितना चाहिए था, जैसे कि -90 डिग्री चाहिए, तो उतना अगर हो गया फिर से, तो फिर से वो चालू कर देगा अपनी प्रोसेस को। फिर सॉलिड ताप नियंत्रक ना फिर से मोटर को चालू कर देता है और फ्रिज का आवरण ना कैबिनेट तापरोधी बनाया जाता है, जिससे उस पर बाहर के तापमान का ना प्रभाव बहुत कम पड़ता है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कार को चलाते चलाते ना उसके टायरों में वायु दाब बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। अब देखो, कार को चलाते समय ना कार टायर या सड़क के बीच ना घर्षण कार्य करता है, घर्षण। और घर्षण कार्य के विरुद्ध ना कार इंजन द्वारा कृत कार्य जो कार्य किया जाता है वो ऊष्मा में बदल जाता है, क्योंकि कार्य हुआ जा रहा है तो वो ऊष्मा में बदलेगा। अब ऊष्मा में बदलता है जिसके कारण टायर में भरी वायु का ताप बढ़ता है। टायर में जो वायु भरी है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ताप दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब प्रेशर अनुक्रमानुपाती टेम्परेचर होता है। अतः ताप के बढ़ने से टायर के भीतर का प्रेशर या दाब भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या होती है, वो कैसे प्राप्त की जाती है? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ही ना सूखी बर्फ कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अचानक प्रसारित करने पर उसमें बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इसके लिए उसे ऊर्जा वातावरण से ही नहीं मिल पाती, अतः यह ऊर्जा अपनी आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त करता है। फलता ठंडा होकर क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको सूखी बर्फ कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को अचानक प्रसारित करने पर उसके ना बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इसके लिए उसे ऊर्जा वातावरण से नहीं मिल पाती, अतः वह अपनी ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त करता है। फलता ठंडा होकर क्या हो जाता है, जम जाता है। कभी कभी घरेलू गैस LPG द्वारा बड़े चूल्हे पर खाना बनाते समय सिलेंडर को पानी में डालकर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े स्टोव पर ना खाना बनाने से सिलेंडर से LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस ना तेज़ी से बाहर निकलता है, और इस क्रिया में ना क्या होता है, निकाय मतलब गैस के द्वारा ना बाह्य दाब के विरुद्ध काम करना पड़ता है। कोई चीज़ जा रहा है, एनर्जी जा रही है, उसकी खपत हो रही है, तो अंदर तरफ से कुछ काम करना पड़ता होगा, जिसके लिए ऊर्जा ना LPG की आंतरिक ऊर्जा से प्राप्त होता है, और उसका ताप तेजी से गिरता है। ताप के अधिक गिरने से LPG के जमने फ्रीजिंग का खतरा रहता है, अतः अधिक ताप की गिरावट को रोकने के लिए उसे पानी में डाल दिया जाता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण यह देर तक सिलेंडर को गर्मी ऊष्मा प्रदान करता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्या फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर कमरे का ताप कम किया जा सकता है? नहीं, बल्कि क्या होगा, कमरे का तापमान और बढ़ जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बंद कमरे में पंखा चलाने से कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पंखा चलाने से हवा के कण वेग में गति हो जाएगा, जिससे उनमें घर्षण बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ऊष्मा उत्पन्न होगा, जिससे कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। पंखा चलाने से कमरे का ताप बढ़ जाता है, फिर भी शरीर को ठंडक का आभास क्यों होता है? क्योंकि पंखा चलाने से ना हवा की गति बढ़ जाती है, और हवा की गति बढ़ जाती है ना, जिससे शरीर में अगर पसीना है तो वो ना सूख के वाष्पन की दर बढ़ जाती है, मतलब पसीना जो है ना वो वाष्प होने लग जाता है, वो भाप बनने लग जाता है, जिससे ना हमको ठंडक का आभास होता है। गर्म जल का फुहारा करने पर पानी ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि फुहारा जो फाउंटेन है ना बनने पर जल का ना पृष्ठीय क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। फुहारे में फाउंटेन में पृष्ठ क्षेत्रफल को उसको बढ़ा दिया जाता है। ऐसा करने के लिए निकाय द्वारा बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिसके लिए ऊर्जा जल की आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। साथ ही पृष्ठीय क्षेत्र पर बढ़ने से वाष्पन भी बहुत तीव्र गति से होता है। इन दोनों ही कारणों से फुहारे की बूंदों का ताप कम हो जाता है। ओके, ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े व लकड़ी के टुकड़े को प्रातःकाल छुए तो लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी की ना तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, जिससे क्या होता है कि
लोहे का टुकड़ा ज़्यादा जल्दी गर्म होगा और ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्यों? क्योंकि देखो बादल ना क्या होता है, छाया रहता है ना, तो पृथ्वी तथा हवा से ना ऊष्मा का विकिरण को रोकता है तो हवा नहीं आ पाता और विकिरण नहीं आ पाता, तो एनर्जी नहीं आ पाता सूर्य से। ठीक है, तो क्या होता है वो बादल छाया रहता है तो हमको थोड़ा सा ठंडी नहीं लगता, गर्मी गर्मी टाइप का लगते रहता है। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऊनी कपड़े ना स्पंजी होते हैं, जिससे रेशों के बीच हवा फंसी होती है, जो कि ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, तो जिससे हमको क्या लगता है, वो गर्म लगता है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्मश रख सकती हैं, ऐसा क्यों? देखो अभी के समय में ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। दो कमीजों के बीच ना फंसी वायु का जो ऊष्मा का कुचालक होने के कारण ना रोधी माध्यम का कार्य करता है। मतलब जो दो टी शर्ट है तो उनके बीच वायु भरा रहेगा, तो कुचालक हो जाने के कारण ना वो ऊष्मा रोधी माध्यम का कार्य करता है। ईंट ब्रिक्स के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में गर्म रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना कच्ची मिट्टी ऊष्मा की कुचालक है। ठीक है, कच्ची मिट्टी में ऊष्मा चलती नहीं है, अतः गर्मी के वातावरण में गर्मी अंदर नहीं प्रवेश कर पाती और ठंडी के टाइम में ना अंदर की गर्मी ना बाहर नहीं निकल पाती, तो वो क्या होता है, एक आइसोलेटर की तरह काम करता है। सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण या रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक। ऊष्मीय विकिरण की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, और प्रकाश की चाल क्या होती है? 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए हो गया, यही होता है समाप्त। थैंक यू, बाय बाय।